दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियोस में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि कमर्शियल वर्ल्ड में जब डिस्प्यूट होते हैं तो उसके लिए अब अदालतें की तरफ से और कानून की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सीधा कोर्ट में ना आए, या तो आप मीडिएशन में जाएं या आर्बिट्रेशन में जाएं। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट्स में ऑलरेडी वर्कलोड है, आपको जल्दी न्याय शायद ना मिले। और व्यापारिक वर्ग में हमने ये देखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो, ताकि हम पूरा फोकस बिजनेस पे कर सकें। पुराने वीडियोस में, जो पहले वाले वीडियोस हैं, आप उसको डिटेल में देखिएगा। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आर्बिट्रेशन क्यों जरूरी होता जा रहा है और क्यों हमें आर्बिट्रेशन को समझना जरूरी है। आपके यहाँ पे हर बार कोई नया मैनेजर आएगा, तो हर बार आप उसको कैसे बताएंगे कि आपकी कंपनी के लिए क्या सही है, क्या उचित नहीं है। इसीलिए इस बात को जानना जरूरी है, इसीलिए ये सीरीज में बना रहा हूं, ताकि आप अपने जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, उनको बोलें कि आप इन वीडियोस को देखें, ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और फिर कंपनियों की पॉलिसीज के हिसाब से आप जैसा चाहें वैसा निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा आपके साथ करने वाला हूं वो ये कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, ऑब्लिगेशंस देखे होंगे, फोर्स मेजर क्लॉज देखे होंगे, लायबिलिटीज देखी होंगी, किसकी क्या जिम्मेवारियां हैं ये देखी होंगी, उसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगे। आप बहुत सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट 2 पेज का भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कई 100 पेज और कई 1000 पेज का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। इसीलिए जब काफी समय तक हम लोग व्यापार करते हैं तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अक्सर ये देखने को आता है कि कोई ना कोई विवाद तो हो ही जाता है। छोटा विवाद है, ले दे के आमने सामने बैठ के कंपनी के मैनेजर ही रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर विवाद में लायबिलिटीज ज्यादा है, जिम्मेवारियां ज्यादा है, तो अक्सर उसका असर पड़ता है आपकी बैलेंस शीट पे, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। और जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तब हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम जो सही है वो करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी मैनेजर एक्सेप्ट ये नहीं करता कि उसने गलती करी। अक्सर दूसरे पे बात डाली जाती है। जब एक दूसरे पे बात डाली जा रही है तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो दोनों की बात सुने और सही क्या है इसका निर्णय ले। कोर्ट भी यही करता है। जब पिटिशनर और डिफेंडेंट दोनों जब अदालत में जाते हैं तो जज का क्या काम होता है, दोनों की सुनो और फिर जो सही है वो निर्णय दो। आर्बिट्रेटर का भी काम यही है कि दोनों पार्टियों की सुनो और जो सही है वो निर्णय दो। लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज अपने आप में भी विवादास्पद हो जाता है। इसीलिए आपने आर्बिट्रेशन लिख तो दिया, लेकिन पता लगा कि आपके लिए जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ और कुछ और हो गया। आर्बिट्रेशन अपने आप पे सिरदर्दी बन जाती है और उसके कई कारण। इसीलिए आज के वीडियो में जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो ये कि आप जब आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्रीमेंट में लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपके कोई और भी सवाल हो आर्बिट्रेशन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी ऑफ क्लॉज। आपको आर्बिट्रेशन में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपने क्लियरली नहीं लिखा एग्रीमेंट में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मुद्दा कोर्ट में आया। एक केस आया कि जगदीश चंद्र वर्सेस रमेश चंद्र, 2007 का केस है। उन्होंने ये क्या लिखा, मे बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, मे बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। मतलब क्या ये जा सकता है? हाँ, जाना चाहे तो जा सकता है। अब एक पार्टी कहती है हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, दूसरे कहती है कि नहीं, हमने कोई मैंडेटरी क्लॉज तो किया नहीं, हम तो कोई और रास्ता भी ले सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या करें। तो अदालत का यह कहना था कि देखिए, जब तक आप वेग स्टेटमेंट यूज करते हैं तब तक प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए एग्रीमेंट मस्ट बी बाइंडिंग। कहने का मतलब है
कि एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए आर्बिट्रेशन इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल, और लैंग्वेज इससे सिमिलर होनी चाहिए कि ऑल डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन ओनली, और यू कैनॉट राइट दैट आर्बिट्रेशन कैन बी कंसीडर्ड और मे बी कंसीडर्ड एज पर सिचुएशन। इसका मतलब यह है कि आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाना चाहें और कोर्ट भी कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सीट एंड वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। अभी मैंने एक एग्रीमेंट देखा, इंडियन पार्टी वर्सेस एक फ्रांस की कंपनी थी, दोनों ने समझौता किया। अब उसमें फ्रांस की कंपनी ने लिखा कि आर्बिट्रेशन सीट विल बी और वेन्यू विल बी पेरिस या फ्रांस। अब ये छोटी कंपनी इंडिया से ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो उनको कहां जाना पड़ेगा? पेरिस। क्या वो जा पाएंगे? क्या वहां की भाषाएं समझ पाएंगे? वहां का क्या मुद्दा समझ पाएंगे? शायद नहीं। अब समस्या ये हो जाएगी कि अभी तक तो सब जल्दबाजी है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर डिस्प्यूट हुआ तो ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को जाके पेरिस में ही आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। अब आप सोच लीजिए क्या कॉस्ट आएगी और क्या चैलेंजेस आएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो सीट है दैट इज लीगल होम ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर आप ये कहते हैं कि आर्बिट्रेशन विल बी एट न्यू दिल्ली, आपने क्लियर कर दिया कि दिल्ली में होगा। अब ना वो बॉम्बे हो सकता है, ना चेन्नई हो सकता है, ना अहमदाबाद हो सकता है, ना कहीं और हो सकता है। इसका मतलब आपने सिचुएशन फिक्स कर दी। और यही कारण रहा कि बाल्को के केस में, जो 2022-12 का केस था, कि सीट डिसाइडेड ज्यूरिडिक्शन पार्ट 1 जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए, पार्ट 2 जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए है, अप्लाइज ओनली टू इंडिया सीटेड आर्बिट्रेशन। इसका मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहां चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आप चाहते हैं खर्चे कम हो, तो निश्चित रूप से आपको लोकल एरिया भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा एप्लीकेबल लॉज, अगर आप किसी भी सेक्टर के ट्रेड में हैं या किसी और संबंधित हैं और किसी सेक्टर स्पेसिफिक में ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो वहां के लॉ भी लगेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि माई ट्रेड विल बी एज पर इंडियन फूड लॉज और इंडियन पेस्टिसाइड लॉज और इंडियन कंज्यूमर लॉज और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लॉज, जो भी आपकी गाइडलाइंस है, एंड वी विल फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड्स। आप ये अगर स्पेसिफिक लिख देते हैं तो कल को अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको पता है कि कौन सा जो लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ है, कौन सा फॉलो किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने लिख दिया कि वी विल फॉलो फूड लॉज ऑफ विच कंट्री। यूरोप के अलग है, इंडिया के अलग है, अमेरिका के अलग है, हर देश के अलग है। अब आप किसको मानोगे? अगर आपका माल इंडिया में बिकना है तो ऑब्वियसली लॉजिकल है कि आप इंडियन फूड लॉज लिखो, लेकिन इंडियन फूड लॉज लिखना जरूरी है। आप सिर्फ फूड लॉज लिख दोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टियां अगर अलग अलग जगह से हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। और इसीलिए जो एक इंटरनेशनल इशू आया था एनटीपीसी वर्सेस सिंगर का, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज चॉइस ऑफ लॉ गवर्न, इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगापुर आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इट विल बी एज पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेक्टर। तो ये स्पेसिफिक्स होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट प्रोसेस। इन सब की डिटेल में जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे मैं क्लैरिटी देता जाऊंगा। लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होगा, कौन अपॉइंट करेगा? बहुत सारे सरकारी टेंडर जो पुराने आते थे, आप उसमें देखिए लिखा होगा चेयरमैन विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। चेयरमैन तो खुद ही इंटरेस्टेड पार्टी, उन्हीं की कंपनी तो काम कर रही है उसी एग्रीमेंट में मिलकर। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं माई जीएम विल डिसाइड, माई चेयरमैन विल डिसाइड, माई एचओडी विल डिसाइड, ये इलॉजिकल, इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब ये है कि मस्ट बी न्यूट्रल। आप वन साइडेड क्लॉज नहीं लिख सकते। बहुत सारे एग्रीमेंट में लिखा है डिसीजन ऑफ द चेयरमैन विल बी फाइनल और डिसीजन ऑफ द एमडी विल बी फाइनल। ये इलॉजिकल है, ये फालतू बात है। कोर्ट की नजर में इसका कोई महत्व नहीं है। आप अपने बॉस को खुश करने के लिए कुछ भी लिख लीजिए एग्रीमेंट, लेकिन उसका कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि जब दो पार्टियां हैं उसमें से एक इंटरेस्टेड पार्टी है और वो ही अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर, क्या ये लॉजिकल है?
पॉसिबल ही नहीं। तो कानून उस बात को स्ट्रक डाउन कर देगा। और यही बात हुई थी जब एक केस आया था 2017 का, उसमें था कि ए पर्सन इनएलिजिबल टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर कैन नॉट इवन नॉमिनेट वन। इसका मतलब क्या है? आपकी कंपनी के अगर चेयरमैन साहब खुद आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते तो नॉमिनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप ये कहेंगे कि ठीक है मेरे चेयरमैन साहब आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते, नॉमिनेट तो कर दें, नहीं कर सकते। ये बात बहुत क्लियर है कानून में। उसके अलावा पार्टी इंटरेस्टेड इन डिस्प्यूट कैन नॉट यूनिलैटरली अपॉइंट सोल आर्बिट्रेटर। जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई अगर आपकी कंपनी पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते अगर सोल आर्बिट्रेटर है। लेकिन अगर 3 आर्बिट्रेटर्स की जरूरत है तो एक आप अपॉइंट करिए, एक सामने वाली पार्टी करेगी और एक कोर्ट नॉमिनेट करेगी। 3 लोग, कोशिश ये रहती है कि न्यूट्रल हों। लेकिन जब ये लिखा गया है कि दोनों पार्टियां अपना अपना आर्बिट्रेटर देंगी और तीसरा कोर्ट द्वारा होगा, तब ये माना जाता है कि दोनों ने अपनी तरफ से समझदारी से किसी समझदार व्यक्ति को ही नॉमिनेट किया है, जो अनबायस्ड रहेगा, जो फैक्ट्स पे काम करेगा। होता है या नहीं, ये अलग बात है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात आती है इंस्टीट्यूशनल वर्सेस एडहॉक आर्बिट्रेशन। आप किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं आप मेरे से आर्बिट्रेशन कर दीजिए, वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस पे कानून, उस पे कंट्रोल किस गाइडलाइन के तहत करेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियां कितनी सक्षम है और एक दूसरे पे या उस आर्बिट्रेटर पे कितना भरोसा करते हैं। मान लीजिए 2 भाइयों में झगड़ा है, अगर वो पिताजी को आर्बिट्रेटर बनाते हैं या दादाजी को बनाते हैं, बना सकते हो, ये प्राइवेट फोरम है। लेकिन अब दादाजी किस हिसाब से काम कर रहे हैं, कौन सी गाइडलाइन से कर रहे हैं, आप उनको एज ए मीडिएटर यूज करना चाहें, बहुत अच्छी बात। जब आर्बिट्रेटर की बात आती है तो इट हैज टू बी मोर साइंटिफिक एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आपका आर्बिट्रेशन है, दैट एंश्योर्स रूल एंड टाइमलाइन। उसमें टाइम फिक्स है कि आपको इतने दिन के अंदर कागज सबमिट करने हैं, ये प्रक्रिया ऐसे रहेगी, इतने दिन में आपको जजमेंट देना। वो सब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे आज आप दिल्ली हाई कोर्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, या इसी तरह से बाकी सेंटर्स हैं, अलग अलग चैम्बर्स ने बनाए हुए हैं, हर कोर्ट ने अपने यहाँ पे एक आर्बिट्रेशन सेल बनाया हुआ है। आप चूज कर सकते हैं कि मुझे कहाँ करना है। इसके अलावा एडहॉक आर्बिट्रेशन रिलाइज ऑन पार्टीज एंड रिस्क ऑफ डिलेज। अब जैसा मैंने पहले कहा, एडहॉक है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो पार्टी तय करेंगी कि क्या होना है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो यूनियन ऑफ इंडिया और सिंह बिल्डर्स के बीच में 2009 का जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन शुड बी प्रिफर्ड टू अवॉइड डिले एंड कॉस्ट। क्योंकि वहां पे एक गाइडलाइंस है, कानून है, उनके रूल्स हैं, आपको उसके हिसाब से काम करना होगा, ये सुविधाजनक होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो है लोकेशन एंड लैंग्वेज को लेकर। मान लीजिए मेरा आर्बिट्रेशन है तमिलनाडु में, किसी कंपनी के साथ मेरे कोई समझौता है या एग्रीमेंट है और किसी कारण से डिस्प्यूट हो गया। अगर हम ये कह दें कि जी यू विल यूज द लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज, मैं बैठा हूं नॉर्थ में, मेरे लिए सपोज हिंदी लैंग्वेज है, आप कहेंगे नहीं जी मैं तो तमिल में आर्ग्यूमेंट करूंगा। कैसे होगा? एक दूसरे की आप बात ही नहीं समझ पाएंगे, अननेसेसरी डिले होगा, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेहतर ये होता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज में ही लिख दिया जाए कि ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी इन हिंदी और इंग्लिश और तमिल और बंगाली, व्हाटएवर इट इज। बेहतर है आप उसमें लैंग्वेज लिख दें। इंटरनेशनल है तो आप कोई भी यूएन लैंग्वेज लिख सकते हैं या इंग्लिश लिख सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो। इसके अलावा जो लोकेशन की जहां तक बात आती है, लोकेशन में फिर वही बात आती है कि लैंग्वेज कहाँ है, सीट कन्वीनियंट है या नहीं। आप ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली में, दोनों पार्टियों के ऑफिस है दिल्ली में, आपने कह दिया जी हम आर्बिट्रेशन करेंगे कलकत्ता, दोनों परेशान होकर जा रहे हैं, क्या ये उचित है? फिर आपने लिख दिया विल डू द आर्बिट्रेशन इन लोकल लैंग्वेज। अब वहां बंगाली लगेगी, तमिलियन लगेगी या हिंदी लगेगी, ये अपने आप में सवाल आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इन चीजों को क्लैरिफाई कर दिया जाए, क्योंकि जो वेन्यू है वो सीट तभी बनती है जब आप उसको
एक्सक्लूसिवली और एक्सप्रेसली स्पेसिफाई करते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर आती है बात कॉस्ट और फीस को लेकर। आर्बिट्रेशन जो एक्ट है उसमें ट्रिब्यूनल की फीस फिक्स्ड है, उसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है, एज पर अमाउंट उसका कैलकुलेशन किया जाता है और उतनी फीस जमा कराई जाती है। अब सवाल इस बात का है कि कौन फीस पे करेगा। इसमें यह कहा गया है कि जो आर्बिट्रेशन है उसमें यह कहा गया है कि भाई जो आर्बिट्रेटर है, जो ट्रिब्यूनल है, वो फिक्स करेगा कि कौन पे करेगा। दोनों पार्टियां करेंगी या एक ही पार्टी करेगी, जो लूजर है वो करेगी। शुरू में दोनों करेंगी, जो केस हारेगा वो दूसरे को कंपनसेट करेगा, उसकी लीगल फीस देगा, आर्बिट्रेशन फीस देगा। ये भी डिसीजन हो सकता है। तो जनरली ये होता है कि भाई अपनी अपनी फीस आप उठाएंगे और जो आर्बिट्रेटर की फीस है वो 50-50% की जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई फॉर्मूला दोनों पार्टियों के बीच में एग्री होता है और आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल उसको एग्री करता है तो वो भी मान्य होगा। इसीलिए बेहतर यही होता है कि जो डिटेल्ड गाइडेंस है, जो शेड्यूल 4 है आर्बिट्रेशन एक्ट का, उसमें दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट जो बात आती है, इवन आर्बिट्रेशन से पहले भी अगर मैटर आज आर्बिट्रेशन में भी जा रहा है दोस्तों, तब भी कोर्ट कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गो फॉर मीडिएशन, क्योंकि वो उससे भी फास्ट है, इनफॉर्मल है। इसीलिए जो मल्टी टियर क्लॉजेज हैं आप वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो प्री आर्बिट्रेशन स्टेप्स हैं कि वी विल फर्स्ट गो फॉर मीडिएशन, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता देन विल गो फॉर आर्बिट्रेशन। ये आप आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिख सकते हैं कि पहले वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर एमिकेबली एंड इफ नॉट पॉसिबल we can take the help of a mediator, still not possible, then we will go to arbitration. और अगर arbitration award में भी आपको satisfaction नहीं है and if you have a reason for that, जो हम section 34 अलग से चर्चा करेंगे, आप arbitration award को भी challenge कर सकते हैं। कब और कैसे वो मैं अलग से उस पे वीडियो पे चर्चा करूंगा आपसे। और ये बात बहुत क्लियर रही है, कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि मल्टी टियर क्लॉजेस मस्ट बी फॉलोड इफ मैंडेटरी। जहां तक हो सके आप मीडिएशन के थ्रू जाइए, रिजॉल्व कर लीजिए फास्ट, नहीं होता है तब आप आर्बिट्रेशन में जाइए। और यही बात बार बार कोर्ट्स ने कहा है। आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा कैंपेन चल रहा है। जितने पुराने आर्बिट्रेशन या कोर्ट केसेस थे, सरकार ने एक बार सभी लिटिगेंट्स को ये बोला है कि बुलाया गया रजिस्ट्रार्स ऑफिस में, पूछा गया कि क्या आप इसको मीडिएशन में ले जाना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने जो परेशान हो गई थी आर्बिट्रेशन या कोर्ट प्रोसीजर से, उन्होंने कहा कि हाँ हम मीडिएशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब परेशान होने के बाद शायद अकल आ जाती है और लोगों को लगता है कि हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। और कोर्ट का भी यही कहना है। 2010 में भी कोर्ट ने कहा कि वी मस्ट एनकरेज एडीआर बिफोर आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन। एडीआर मीन्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये जो ऑप्शन है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप आपस में बैठ के बात कर लीजिए, मीडिएशन कर लीजिए और मैटर को रिजॉल्व कर लीजिए। अब सवाल इस बात का आता है कि कौन कौन से स्कोप आप आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखेंगे। क्या आप यही लिखेंगे कि एनी पेमेंट डिस्प्यूट वी विल गो थ्रू आर्बिट्रेशन? ठीक है जी, पेमेंट डिस्प्यूट तो आप चले गए आर्बिट्रेशन। क्वालिटी डिस्प्यूट वो आपने क्यों नहीं लिखा? या टाइमिंग डिस्प्यूट्स, डेडलाइंस डिस्प्यूट तो कहीं भी हो सकता है। तो सवाल अब इस बात का है कि उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसीलिए सिंपल तरीका ये है कि आप उसमें लिख दीजिए ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विद दिस कॉन्ट्रैक्ट विल गो थ्रू आर्बिट्रेशन और फर्स्ट मीडिएशन देन आर्बिट्रेशन। इससे क्लैरिटी हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है इट शुड बी वाइडली कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब आप जितना बड़ा उसको लिखेंगे उतना कंफ्यूजन कम रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। अब रही बात एनफोर्सेबिलिटी की। एनफोर्समेंट कैसे होगा, ये बहुत क्लियरली कहा है कि सेक्शन 7 के अंदर, उसकी डिटेल से मैं चर्चा करूंगा कि जो आपका क्लॉज है एनफोर्सेबिलिटी का, जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो अपना आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो साफ कहता है कि उसमें कोर्ट भी इंटरफियर नहीं करेगा एंड दैट शुड बी एनफोर्सेबल। और एट द सेम टाइम द एग्रीमेंट मस्ट शो क्लियर इंटेंशन टू आर्बिट्रेट, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी तो तभी होगी जब आप आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, तभी तो मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा। वेग क्लॉज है, नहीं जाएगा। आर्बिट्रेशन में आप गए
और जैसा मैं पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो बाइंडिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानेंगे, ऐसी परमिशन आपको नहीं है कानून के हिसाब से। तो हमारे जितने बिजनेस मैनेजर्स हैं या प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मेजर टेक अवे क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज मस्ट बी क्लियर, बाइंडिंग एंड नॉट ऑप्शनल। जैसा हमने देखा, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस्ड होना चाहिए, अपॉइंटमेंट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि किससे होगा। अगर आप अपनी दादागिरी इंपोज करना चाहेंगे, कहेंगे कि मैं बड़ा प्लेयर हूं, आई कैन डिसाइड हु विल बी आर्बिट्रेटर, कानून इसको नहीं मानेगा। दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस और फेयर ट्रीटमेंट। लीगली स्ट्रांग, इसमें आपको सीट, लॉ, स्कोप जहां तक हो सके आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा। और फिर प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि कॉस्ट, वेन्यू और लैंग्वेज जो है वो रीजनेबल हो, ताकि मुद्दा आसानी से हम रिजॉल्व कर सकें। और आखिरी बार जो कहा, एनफोर्सेबल, इट शुड मीट जो स्टैंडर्ड्स है सेक्शन 7 में दिए गए हैं, उसको फॉलो करना है। कैसे इस एग्रीमेंट को या आर्बिट्रेशन क्लॉज को ड्राफ्ट किया जाता है, उस पर मैं अलग से एक पूरा आपको एग्जाम्पल केस स्टडी दूंगा कि किस तरह से हम आर्बिट्रेशन क्लॉज को डिफाइन कर सकते हैं। दैट कैन बी पार्ट ऑफ ए बिगर एग्रीमेंट। ये बात हमें समझनी होगी। तो इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी आपके दिमाग में सवाल है या कोई कमेंट्स हैं, आप जरूर लिखिए, अपने डाउट क्लियर करिए और जितने भी आपके मैनेजर्स हैं उनको सर्कुलेट करिए। ये पूरी सीरीज है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी सीरीज मिल जाएगी, सारे इश्यूज आपको एक एक करके कवर होते जाएंगे। उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको हेल्प करेगा, आपके काम आएगा। कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू। अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, इसी सीरीज में जो हम कमर्शियल आर्बिट्रेशन की जो हम सीरीज कर रहे हैं, कुछ और मुद्दे आने वाले दिनों में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।